नमस्कार, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सैयद एहसान अली सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया एक नए युद्ध में उलझ चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य एक बड़ा भीषण युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध के मद्देनजर सबके अपने अपने ख्यालात हैं, अपनी राय है। एहसान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसान अली साहब, जी बताएं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल में ऐसा क्या मामला है कि हर युद्ध में ये कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। इराक वार रही हो, अफगानिस्तान वार रही हो, गाजा वार रही हो, इजराइल और अमेरिका हर जगह साथ दिखाई देते हैं। क्या है ये अमेरिका की क्या रणनीति है ऐसी? देखिए, अमेरिका की जो रणनीति है वो अमेरिका की मजबूरी है। जो इसराइल के यहूदियंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों पे हैं अमेरिका में कि वो उनके पॉलिसी मेकर बन गए हैं। और जब 9/11 का जो अटैक ये बताते हैं, वो 9/11 का अटैक ठीक है, वो एक अटैक हुआ था, लेकिन उस टाइम पे पूरी की पूरी जो है वो ट्रेड सेंटर खाली क्यों था? उस दिन छुट्टी क्यों हो गई थी? वो उससे मतलब 2 दिन पहले, एक दिन पहले वहां से सब इस पर आउट हो बहुत गए थे, चर्चा वहां हो रही चले है। गए। आखिर उस दिन वहां पर इजराइल से जो ताल्लुक रखने वाले लोग थे वो छुट्टी जी पर जी। क्यों थे? बड़ा वो सवाल छुट्टी है। पे क्यों थे? इसके बड़ा सवाल है कि वो छुट्टी पे क्यों थे। इसलिए वो वहां के पॉलिसी मेकर हो गए हैं, यहूदी जो है, और वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। इसलिए अब अमेरिका खोखला हो चुका है। और अमेरिका जो है उनका एकदम, जैसे कहा जाए कि वो एकदम गुलामी का पट्टा उसने ओढ़ लिया है इसराइल का। इसराइल जो कहेगा वो अमेरिका करेगा। जी अच्छा, दूसरी बात है एहसान अली साहब, आपसे समझना चाहते हैं हम कि ये जी। ईरान हुआ या इराक हुआ या गजा हुआ या अफगानिस्तान हुआ, ये जी इतनी बड़ी ताकत के सामने झुकते क्यों नहीं? अमेरिका सुपर पावर है, इजराइल तकनीकी रूप से सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता देश है, मगर झुका क्यों नहीं पाता? ना इराक को झुका पाया, ना ईरान को झुका पाया, ना गजा को झुका पाया। क्या कारण है? देखिए, ये इनके ना झुकने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये ऊपर वाले को, मतलब गॉड को जो है, वो सुप्रीम पावर मानते हैं, और दुनिया के किसी उसको सुप्रीम पावर नहीं मानते। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज अगर देखा जाए, तो मैं एक बात कहूंगा आपको इसी के मद्देनजर, कि पूरे दुनिया में जब कोई चीज विलासिता वाली, लग्जरियस वाली कोई चीज, चाहे वो जापान बनाता है और चाहे अमेरिका बनाता है, वो सबसे पहले वो प्रपोजल लेके आता है, ये जो गल्फ कंट्रीज के जो निकम्मे देश हैं, इनके पास लेके आता है कि मैं ये लग्जरी का, विलासिता का ये मॉडल लेके आया हूं, इसको आप अपने यहाँ प्रयोग करिए। तो सबसे पहले तैयार हो जाते हैं। और ये बात वो सद्दाम हुसैन के सामने भी रखे, उन्होंने ठोकर मार दिया उसको। ईरान के सामने भी रखी, ईरान ने उसको 109 से खारिज कर दिया। गाजा का कोई मतलब ही नहीं है, वो तो फिदायीन लोग हैं, वो तो अपनी जान देने के लिए कुर्बान बैठे हैं अपने मुल्क के लिए। तो इन्होंने जो है वो विलासिता वाली चीजें अपनाई नहीं, हमेशा उसको ठोकर पे रखा। इसलिए जो है ना, इनकी कभी दाल गलती है और ये उसके विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं। इनको जो है वो ना तो इराक पसंद है, ना अमेरिका पसंद है, ना ऐसी वो जगह पसंद है जो इनके विलासिता की चीजों को एक्सेप्ट ना करे। अच्छा एहसान अली साहब, जिस तरह से खाड़ी देश इस युद्ध में शामिल होते चले जा रहे हैं ईरानी हमलों के मद्देनजर, तो एक बड़ा युद्ध होता नजर आ रहा है। मामला इजराइल का था, अमेरिका भी इस युद्ध में घसीट लिया गया, इजराइल की मोहब्बत में वो भी शामिल हो गए हैं। और खबरें हैं कि 500 से ज्यादा सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं अब तक 4-5 दिन की लड़ाई में। तो आखिर क्या कारण है कि इजराइल की मोहब्बत में अमेरिका भी शामिल हो जाता है हर लड़ाई में? मैंने बताया ना कि इजराइल की मोहब्बत में शामिल नहीं हो जाता। अमेरिका अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका है। वो इजराइल के हर पहलू पे उसका साथ देना उसकी मजबूरी है। वो अभी आप देख रहे हैं ना कि वो एप्स्टीन फाइल और ये सब सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, वो इजराइल के अंदर वो सारे गंदे काम हो रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होने चाहिए। और इसीलिए जो है, किसी भी जगहों पे जहाँ पे पत्रकारों को जाना चाहिए, जाने की परमिशन देनी चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं होने दे रहे हैं। अपनी कोई जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होने दे रहे हैं। वो चाहे जितने भी बड़े नुकसान में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो एक भी पत्रकार को ग्राउंड रिपोर्टिंग करने नहीं दे रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है।
अच्छा एहसान अली साहब, इस माहौल में भारत पर क्या जिम्मेदारी बन जाती है? भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी आबादी है, बड़ा मार्केट है, तो हमें जी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह के कदम उठाने चाहिए? विदेश नीति में कोई बदलाव करना चाहिए या ठीक है? देखिए, विदेश नीति की जहां तक बदलाव की बात है, इसकी हमने अभी तक नींव ही नहीं रखी है। इतने बड़े भूभाग के मालिक हैं हम, और इतनी बड़ी बाजार हैं हम कि पूरे विश्व की सबसे एक नंबर की बाजार हैं, लेकिन हमने अपने विदेश के मामले में साफैसल के जमाने से हमारे संबंध जो है वो गल्फ कंट्रियों से रहे। सद्दाम हुसैन से हमारे गल्फ कंट्रियों से संबंध रहे, लेकिन आज तक हमने अपना एक प्लेटफॉर्म तेल के मामले में वहां पे स्थापित नहीं किया, चाहे वो मोहब्बत से, चाहे वो जिस एंगल से जो है हमारा एक सब स्टेशन वहां पे होना चाहिए था, कि जिससे हमको तेल की के बारे में सोचना ना पड़े। लेकिन हमेशा हमने जो है इस सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया, और ना तो हमारा कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म वहां गैस का है, ना तो तेल का है जिससे हमारी आबादी चलनी है, जिससे हमारा देश चलना है। इस पे हम बेसिक उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक सोचनीय विषय है कि हम इतने बड़े भूभाग के मालिक हैं, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी, यहाँ पे वो महंगी सारी गाड़ियां बिक जाती हैं, चाहे पूरे विश्व में कितना भी मामला डाउन हो गया हो, मंदी आ गई हो, लेकिन हमारे यहाँ लग्जरी गाड़ियों की कोई कमी नहीं है, लग्जरी शोरूम खुलने में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी वो सारी चीजें नहीं ले पा रहे हैं जो हमारी नीड है। तेल के मामले में हम वैसे ही हैं, उसके गैस के मामले में हम वैसे ही हैं। इसलिए ये सब चीजें बेसिक हमको बनाने की जरूरत है। भारत से बाहर निकल के हमको अपने पैर जमाने पड़ेंगे। एहसान अली साहब ये बताइए कि जी ईरान से भी भारत के बहुत अच्छे पारस्परिक संबंध रहे हैं। चाबहार जी प्रोजेक्ट में भारत ने बहुत बड़ा पैसा लगाया था, हालांकि बाद में पीछे हट गया। तो इजराइल से बढ़ती निकटता मोदी सरकार की और ईरान से बढ़ती दूरी, इसमें आपको क्या लगता है, कोई नई रणनीति है भारत से या दोस्त बदलने का कोई खास कारण है यहाँ पर? नहीं, देखिए ऐसा है कि फिलहाल हम लोग हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत हम जो है किसी भी युद्ध के उसको प्रपोजल को हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। हम शांति वाले देश हैं। हमारा जो मैसेज है वो पूरी दुनिया के लिए शांति का जाता है और हमेशा गया है। इसलिए जो है हम युद्ध के मामले को अच्छा नहीं समझते हैं, और हमारा जब भी किसी हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने कोई संदेश दिया है तो वो शांति के लिए ही दिया है। तो इसलिए हमारी पहल तो भाई शांति के लिए होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम किसी पुराने दोस्त को छोड़ के नए दोस्त को बनाएं, तो लेकिन सामंजस्य बना के बनाएं। ये भी जरूरी है कि उसको हमको उस आकलन को देखना पड़ेगा। अब एहसान अली साहब, एक आपसे आखिरी राय लेना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जिस तरह से ईरान अकेले लगभग अभी तक तन्हा दिखाई दे रहा है सुपर पावर के सामने, क्या लगता है किस दिशा में ये युद्ध जा सकता है? क्या वर्ल्ड वार का अंदेशा बनता है, या ये एक रीजनल युद्ध बन के रह जाएगा, या लंबा चलेगा, या जल्दी खत्म हो सकता है? आपकी नजर में क्या लगता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस टाइम यूनाइटेड नेशन की है कि उसके तुरंत उसके सारे जितने भी सलाहकार हैं, वो जितने भी उसके कॉम्पेटेंट अधिकारी हैं, उनको तुरंत जो है ईरान जाना चाहिए और बीच में जाके जो है उस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि 160 बच्चों की जो अभी मौत हुई है, वो पूरी दुनिया हिल गई उसको देख के। और ये अगर इस तरीके से रिहायशी इलाकों में जो है बम्बार्डमेंट होते रहे, वो चाहे किसी भी देश के लिए हो, वो अच्छी बात नहीं है। उसमें तुरंत यूनाइटेड नेशन को तुरंत आगे आना चाहिए, और खास करके जितनी भी और देश जो ठीक है इससे दूर हैं अभी, लेकिन उनको भी पहल करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका अंत हो और युद्ध समाप्त हो। एहसान अली साहब, आपने हमारी चर्चा में भाग लिया, अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।